आर के विज्ञान पीजी कॉलेज धारवाड़ के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं युवराज सिंह भाटिया आप सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ। आज बीएससी फर्स्ट ईयर पार्ट फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट जो है वो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, जो एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसमें बीएससी फर्स्ट ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं उनका पेपर फर्स्ट जो है सेल बायोलॉजी, सेल से रिलेटेड है, जेनेटिक्स जो कि आनुवांशिक से रिलेटेड है और प्लांट ब्रीडिंग यानी कि पादप प्रजनन से रिलेटेड है। तीनों बुक जो है वो एक ही किताब में है, एक ही बुक में है, यानी कि तीनों जो चैप्टर हैं अपने यहाँ वो सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग इसकी एक ही बुक चलती है। इसमें पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बात कर रहे हैं हम सेल बायोलॉजी। देखिए पॉइंट में चलते हैं हम लोग। सेल बायोलॉजी में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी। इसी प्रकार सेल ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स वगैरह, ठीक है। इसी प्रकार सेल डिवीजन, ठीक है। इससे रिलेटेड जेनेटिक्स मटेरियल वगैरह, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब सेल बायोलॉजी में चलेगी। जेनेटिक्स में इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स, हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें मेंडल, लॉ ऑफ मेंडल, इसी प्रकार अगर आगे अपन बात करें मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, इसी प्रकार अगर अपन बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसी प्रकार कोडोमिनेंस, इसी प्रकार अगर इसमें पॉलीजेन्स, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें जो कहने का मतलब जेनेटिक्स डिसऑर्डर जिसे अपन बोलते हैं, आनुवांशिकी से संबंधित जितने भी रोग हैं वो सारे रोग वगैरह, डिजीज वगैरह इसमें स्टडी करते हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, क्लर ब्लाइंडनेस वगैरह, फिनाइलकीटोन्यूरिया वगैरह, ये जेनेटिक्स डिसऑर्डर वाले जो हैं इन रोगों की हम स्टडी करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में पादप प्रजनन से रिलेटेड टॉपिक जो है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, इसी प्रकार जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग की मेथड्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें अपन आगे बात करें तो आज का जो टॉपिक है, क्योंकि तीनों टॉपिक अलग अलग हैं, इसलिए सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी है। सबसे पहले सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे सेल की। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। देखिए हमें पता है हम लोग जो है हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, बहुकोशिकीय प्राणी हैं। इसी प्रकार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, बैक्टीरिया, ल्यूब्रिनेरी वगैरह, अमीबा, ठीक है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फंजाई, ठीक है। यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
एक सेल पाई जाती है, मतलब उनमें एक सेल प्रेजेंट होती है, परंतु मल्टीसेलुलर जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं, मतलब उनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर। ठीक है, मल्टीसेलुलर आपको ध्यान रखना है, बहुकोशिक प्राणी। अब बात करें हम कि जो एक सेल होती है, वन सेल, एक कोशिका जो होती है, उस कोशिका में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कैसे सेल काम करती है, कैसे सेल में डिवीजन होता है, ये सारी चीज़ें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो सेल होती है, अगर इसकी परिभाषा की डेफिनेशन की बात करें हम, तो ये शरीरों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ये, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है। तो हम क्या बताएंगे? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो यहाँ ध्यान होगा कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोशिका की डिस्कवरी की बात करें, कोशिका की खोज की बात करें तो देखिए, एक होती है डेड सेल और एक होती है लिविंग सेल। तो हम बात करें मृत कोशिका की, मृत कोशिका, डेड सेल। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरी चीज, कोर्क के टुकड़े में। पहली चीज होगी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कोर्क के टुकड़े में की थी। दूसरी बात, नाम दिया गया इसको सेलुला या सेलुली। सेलुला नाम देने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, या सेलुली ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, सेलुला या सेलुली। सेलुला, सेलुला नाम देने का श्रेय जो है रॉबर्ट हुक को जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कोर्क के टुकड़े में सेलुली या सेलुला नाम दिया। बात करें अपन लिविंग सेल, जीवित कोशिका। स्टूडेंट्स, लिविंग सेल्स यानी कि ध्यान रखना आप प्यारे बच्चों कि जो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने की। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने इसकी खोज की थी और एनिमल पूर्ण नाम दिया था। ये भी आपको जानना है। दो चीजें हो गई है यहाँ, मृत कोशिका की खोज किसने की? सेलुला या सेलुली नाम किसने दिया? और जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ ने, और एनिमल पूर्ण नाम दिया था। ये था सेल के बारे में। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, सेल में जो मेन इंपोर्टेंट होता है वो होता है न्यूक्लियस। सेल ऑर्गन्स अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले टाइप्स ऑफ सेल की बात करेंगे। तो आगे अपना जो पॉइंट चलता है वो है कोशिका के प्रकार, यानी कि कोशिका को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, आगे अपन बात करें, कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। हम बात कर रहे थे
कोशिका को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें हम लोग कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। कैरेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं अपन, इनके लक्षण अपन पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल जो कैरेक्टर वो देख लेते हैं अपन क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक, आगे चले अपन। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सेल डिवाइडेड टू पार्ट्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोटिक में कैरेक्टर की तरफ बात करते हैं। फर्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति। तो प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। यह आपको ध्यान रखना है। पेप्टिडोग्लाइकोन या म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। क्लियर? इसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। ध्यान रखोगे, यानी ये प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में होती है सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो होती है सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट्स में होती है। एनिमल्स के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है। तो यहाँ देख सकते हैं हम जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव या एब्सेंट ऑफ सेल वॉल इन एनिमल्स। नेक्स्ट अगर बात करें, ये तो हो गई कोशिका भित्ति की। दूसरी अगर बात की जाए तो कोशिका के आकार की अगर बात की जाए, आकार की बात करें तो 0.1 से 5 mm व्यास की होती है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो 5 से 20 mm। क्लियर? ये दूसरा पॉइंट हो गया है आकार की बात करें। इसके बाद में अगर बात करें सेल ऑर्गन्स की, सेल ऑर्गन्स यानी कि हम बात करें कोशिकांग की, तो कोशिकांग में सबसे पहले बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और इसमें प्रजनन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, उपस्थित होता है, उपस्थित। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें पहले तो प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और जो प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उन जीवों में मीजोसोम, मीजोसोम ये रेस्पिरेशन और एब्सॉर्प्शन यानी कि अवशोषण और शोषण दोनों का काम करता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में मीजोसोम शोषण और अवशोषण का कार्य करता है और यूकैरियोटिक के अंदर आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है और जो एनर्जी
चिल्लाता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट तीसरी बात करें गोल्जी काय। गोल्जी काय एब्सेंट और प्रेजेंट। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गोल्जी काय एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में गोल्जी काय पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है गोल्जी काय। आगे अगर बात करें इसकी लाइसोसोम। लाइसोसोम सुसाइड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आत्मघाती थैली इसे बोलते हैं। डी डुवे ने इसको डिस्कवर किया था। इसकी खोज डी डुवे ने की थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ एब्सेंट और यहाँ प्रेजेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करें हम केंद्रक, न्यूक्लियस की अगर बात की जाए। न्यूक्लियस आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है उसको केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी कि केंद्र के समान जो अंग होता है प्रोकैरियोटिक में, वो होता है केंद्रकाभ। यानी कि इसका नाम डिफरेंट है, ठीक है ना। तो केंद्रकाभ एज ए न्यूक्लियोइड ये पाया जाता है आपका। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि केंद्रक एब्सेंट होता है, परंतु यहाँ क्या पाया जाता है, केंद्रकाभ न्यूक्लियोइड पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके सेल्युलर ऑर्गन्स ही होता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर सुषमज केंद्रक पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें केंद्रिका। केंद्रिका यहाँ पर एब्सेंट होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक कला। तो केंद्रक कला भी यहाँ एब्सेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियस से नहीं है, तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई यूज नहीं है यहाँ। तो यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें जेनेटिक्स मटेरियल की, आनुवांशिक पदार्थ। 7 है, 8 है, 9 आनुवांशिक पदार्थ। ये कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ, और यहाँ पर न्यूक्लियस यानी केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसके बाद में और भी आगे पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट पढ़ रहे हैं। देखिए आगे इसकी बात करें 10 नंबर में प्रोकैरियोटिक हो गया। इसके बाद में कारकाय, सेंट्रोसोम। यहाँ सेंट्रोसोम अनुपस्थित एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। क्योंकि सेंट्रोसोम आपको पता होना चाहिए सेल डिवीजन में मेन इंपोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो आगे चलिए सेंट्रोसोम के बाद में नंबर 11 पर चलते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम स्टार्ट बाय द पैलेडिन या पैलेड जिसे बोलते हैं। राइबोसोम जो होते हैं इसमें
70s और 80s 80s प्रकार के और 70s प्रकार के राइबोसोम। तो प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के। सब यूनिट्स की अगर बात की जाए तो 50 और 30, ठीक है। सब यूनिट्स की अगर बात की जाए 60 और 40 ये इसकी सब यूनिट्स होती है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे राइबोसोम 70s प्रकार के होते हैं और इसमें 80s प्रकार के होते हैं, सब यूनिट्स इसकी होती है। तो 80s जो है 80s प्रकार के राइबोसोम में 60 और 40 ये सब यूनिट्स है उप इकाइयाँ जिसे हम बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर 12 की बात करें, डिफरेंट में अगर चले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, तो यहाँ पर कोशिका विभाजन जो होता है सेल डिवीजन, आपको ध्यान रखना है। सेल डिवीजन जो होता है इसमें एस सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस एस सूत्री विभाजन माइटोसिस होता है इसमें। वो डायरेक्टली जो सेल्स होती है वो टूटकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, फिर उसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, ठीक वो सारी चीज़ है। एमाइटोसिस डिवीजन होता है। एमाइटोसिस मैंने बता दिया सेल डायरेक्ट दो भागों में टूट जाती है। इसमें समसूत्री और अर्धसूत्री यानी कि माइटोसिस और मियोसिस विभाजन होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एसूत्री विभाजन होता है, यहाँ माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन की बात करें तो यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है यहाँ पर एब्सेंट, और यहाँ क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है प्रेजेंट होता है, यानी कि लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गया आपने, और एक और अपन इसमें ले लेते हैं, यहाँ पर श्वसन का जो ऑर्गन्स होता है प्रोकैरियोटिक में, यानी कि एबाइवी श्वसन पाया जाता है इसमें। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना एबाइवी श्वसन पाया जाता है, ठीक है। और एबाइवी श्वसन जो होता है इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। अब इसमें प्लाज्मा झिल्ली में ही मीजोसोम्स है, मतलब जो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा इनफोल्ड होने से मीजोसोम जो स्ट्रक्चर बनती है, तो आप मीजोसोम बता सकते हो ये प्लाज्मा झिल्ली, इसमें एक सिंपल सी बात है, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा यहाँ पर जो रेस्पिरेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है इसमें। और वायवीय श्वसन के लिए इसमें ऑर्गन्स आपको पता ही माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपको जानना है, ठीक है। इसी के बाद में अगर बात करें एग्जाम्पल की बात करें अपने यहाँ, तो इसमें जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, विब्रिया है, साइनोजीवाणु है, ठीक है। इसमें कवक आ गए, एनिमल है आगे, जंतु आ गए, प्लांट आ गए, पादप वगैरह, ये इसमें सारे जो हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो पॉइंट्स हैं बिटवीन डिफरेंट ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें आपको पादप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट बताना है।
कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, ठीक है ना, वो चीज़ हमारे को यहाँ देखनी होती है। और दोनों में आप डिफरेंट याद कर सकते हो। स्टार्टिंग से अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें सेल वॉल की अगर बात की जाए तो सेल वॉल जो होती है ग्लूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है ऐसा। और उसमें यूकैरियोटिक में अगर बात की जाए तो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट होती है, या आप चीज़ बता सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार उसकी साइज वगैरह आप बता सकते हो कि 1.0 से लेकर 5 म्यूएम तक होती है, 5 म्यूएम तक होती है, ठीक है ना। इसी प्रकार उसमें भी आप अलग अलग साइज बता सकते हो, 5 म्यूएम से 20 म्यूएम, 5 से 20 म्यूएम के करीबन इसकी होती है, ठीक है। इस प्रकार इसमें आप दोनों में अंतर बता सकते हो। इसी प्रकार अगर अपन बात करें सेल ऑर्गन्स की बात करें तो सेल ऑर्गन्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें बताओ, न्यूक्लियस वगैरह एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कोशिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये चीज़ें आपको एब्सेंट करनी है, उधर आपको प्रेजेंट करना है यूकैरियोटिक में, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एब्सेंट होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। लैंगिक जनन, प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में माइटोसिस डिवीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें एब्सेंट हेमाटोसिस क्या, उसमें माइटोसिस और मियोसिस, यूकैरियोटिक में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार सारी चीज़ें आप इसमें बताओगे। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान रखो, जीवाणु वगैरह है, साइनोबैक्टीरिया वगैरह है, एलगी वगैरह है, ये आपके आते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक मेंबर्स में। और इसी प्रकार आपके जो एनिमल है, प्लांट्स है, ठीक है ना, और फंजाई वगैरह है, ये आपके आते हैं यूकैरियोटिक में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। राइबोसोम पर आप विशेष फोकस करना, क्योंकि राइबोसोम ज़्यादातर पूछ लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम सब यूनिट्स क्या है, 70S, 50S, 50S एंड 30S वगैरह सब यूनिट्स होती है। उसमें जो आपको बता देना 80S सब यूनिट्स होती है, 60 और 40। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो ये तो आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, बिल्कुल डिफरेंट इसमें पढ़ा। अब आगे अपन बात करें इसके पॉइंट्स पे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल हिस्ट्री के बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंट, और इसके बाद में अगर बात करें सेल थ्योरी, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, सिंपल एज 4 टॉपिक है। सेल थ्योरी देखिए, कोशिका सिद्धांत पहली चीज तो ये किसने प्रतिपादित किया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत देने का श्रेय स्लाइडेन और स्वान को जाता है। स्लाइडेन जो थे वो आपको ध्यान रखना है वनस्पतिज्ञ थे, यानी कि बॉटनिस्ट, और ये जूलॉजिस्ट थे, यानी कि जंतु विज्ञान या जंतु, यह आपको ध्यान रखना है। यानी कि जंतुओं के बारे में इन्होंने जंतुओं के बारे में स्टडी और इन्होंने प्लांट्स के बारे में स्टडी। तो स्लाइडेन एज ए बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जंतुओं की स्टडी की थी। इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की कि जंतुओं का शरीर या पादप जंतुओं का शरीर जो है कोशिकाओं व उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। सेल थ्योरी में क्या कहा गया भाई, दोनों ने क्या किया, इन्होंने पेड़ पौधों में टिश्यू वगैरह
टिश्यू में सेल वगैरह की स्टडी करी। और इसके बाद उन्होंने जंतुओं के अंदर जूलॉजिस्ट हैं, उनके कहने का मतलब ये हो गया कि जंतुओं के अंदर तक जो है उनकी स्टडी कर ली, सेल्स की स्टडी कर ली, और उसकी उन्होंने इन दोनों ने मिलकर एक प्रॉपर गाइडलाइन तैयार की। और उसके अनुसार क्या था कि पादप व जंतुओं का शरीर, इनकी जो बॉडी होती है, एनिमल्स और प्लांट बॉडी जो है, पादप एवं जंतुओं का शरीर, कोशिकाओं और उनकी उत्पादों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कई बार कई कोर्स में नाम आ जाते हैं, स्लाइडेन, स्वान। तो स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और स्वान थे वो जूलॉजिस्ट थे। दोनों ही, क्योंकि पेड़ पौधों में भी सेल्स होती है, प्लांट्स में भी सेल होती है और एनिमल्स में भी सेल होती है। अब इन्होंने प्लांट्स में, इन्होंने जंतुओं में, एनिमल्स में सेल की स्टडी की। और उसके बाद में दोनों ने एक प्रॉपर मिक्स्ड गाइडलाइन तैयार की। और उस गाइडलाइन के अनुसार ये था, क्या था कि पादप एवं जंतुओं का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चॉफ। इनकी भी एक प्रॉपर गाइडलाइन थी सेल थ्योरी के हिसाब से कि नई कोशिकाओं का निर्माण, न्यू सेल्स जो होती है, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये भी प्रॉपर चीज आ रही है। क्या बता दिया इसमें? रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। जब पुरानी कोशिका होगी तभी तो नहीं बनेगी, सीधी सी बात है। ऐसा किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चॉफ ने कहा था। इसके बाद में अगर अपन बात करें नेगेली, आगे साइंटिस्ट आता है नेगेली व विर्चॉफ ने कोशिका सिद्धांत को एक नए सिरे से, यानी कि एक नया सिद्धांत बनाते हुए नए रूप में, हम कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत को नए रूप में परिभाषित किया। ये कह सकते हैं नए रूप में किया। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और आजकल कई क्वेश्चन ऐसे बनने लगे कि उनमें ये कहा गया, आप ऊपर पूछते हैं कि भाई जो नए रूप में सेल थ्योरी को नए रूप में किसने परिभाषित किया? तो उसका नाम आपको बता देना है। नेगेली और रुडोल्फ विर्चॉफ ने इसको नए रूप में परिभाषित किया। अब ये नया रूप क्या था, उसकी कंडीशन क्या थी कि नए रूप के अनुसार सेल थ्योरी कैसे चलती है, सेल थ्योरी के क्या पॉइंट्स हैं, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करें, पहला पॉइंट तो आपका कॉमन आ गया, ये वाला है, नए सिरे से या नए रूप से परिभाषित कैसे किया था। तो पहला पॉइंट तो ये आ गया कि पादप और जंतुओं का शरीर जो होता है कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट भी सेमिलर टाइप्स का नई कोशिकाओं का निर्माण, पूर्ववर्ती या पुरानी कोशिकाओं से होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।
क्लियर? यानी कि यहाँ पर क्या बात करें हम, दूसरा पॉइंट भी कॉमन है, नए कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, कोशिका सेल की संरचनात्मक इकाई है। कोशिका सेल जो होती है स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है, तो कोशिका सेलों की संरचनात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल यूनिट इकाई होती है, क्लियर? इसके बाद में अगर आगे बात की जाए तो कोशिकाओं में आनुवांशिक गुण निहित होते हैं, जेनेटिक्स कैरेक्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, निहित होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें कोशिका सिद्धांत का अपवाद, मतलब कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस जो होता है वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत का अपवाद इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कोशिका सिद्धांत है ये इसके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें फ्री जो होता है वो डिवीजन नहीं होता है, यानी कि फ्री मुक्त रूप से विभाजन नहीं होता है। दूसरा, और इसको विभाजन के लिए दूसरी कोशिकाओं के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्र विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती, और दूसरी चीज़ होती है स्वतंत्र विभाजन के साथ साथ इनको अगर विभाजन करना होगा तो उसको दूसरी कोशिकाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और तीसरी चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें केवल एक ही जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो एक ही पाया जाता है, या तो आरएनए या डीएनए, कुल मिला के बात ये है। तो ये कोशिका सिद्धांत का जो है वो अपवाद के रूप में अगर बात करें तो वायरस होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगर बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। देखते हैं, सबसे पहले तो बात करें प्लांट सेल्स में। फर्स्ट पॉइंट है कि कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्स्ट है, या डायरेक्ट ले लेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, कोशिका के चारों ओर, कोशिका के चारों ओर सेलुलोज परत, मृत सेलुलोज परत कह सकते हैं, मृत सेलुलोज परत पाई जाती है या होती है। कोशिका के चारों ओर क्या है, मृत कोशिका पत्ती, इसको यूं भी कह सकते हैं। कोशिका पत्ती होती है सेलुलोज से बनी होती है, मृत होती है, ये सीधी सी बात है। यहाँ मृत कोशिका वृद्धि, मृत कोशिका वृद्धि पाई जाती है सेलुलोज में। यहाँ सेलुलोज एब्सेंट है, तो यहाँ अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है, ध्यान रखना इस चीज का। प्लांट सेल की बात करें तो सेल के चारों ओर कोशिका पत्ती जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, वो प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में, और यहाँ एनिमल सेल के अंदर अनुपस्थित होती है। दूसरी चीज अगर बात की जाए हमारे, तो इसमें लार्ज वैक्यूम
बड़ी रुटिका पाई जाती है। यहाँ रुटिका एब्सेंट है या छोटी छोटी होती है या बिल्कुल अनुपस्थित भी बोल सकते हैं इसको, छोटी छोटी या अनुपस्थित। सेंट्रल बिल्कुल जो होती है वो अनुपस्थित होती है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात इसमें करें प्लास्टिड यानी कि लवक पाए जाते हैं। प्लांट्स में लवक होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। इसी प्लास्टिड्स में होंगे जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। क्या क्या है, क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं पहले। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक है, वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट, ये होते हैं प्लास्टिड्स। लवक जो होते हैं जिनके द्वारा पौधों में रंग होते हैं, कलर्स होते हैं, वो सारे जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। रंगीन जैसे इसमें हरे रंग वाले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक है, वर्णी लवक, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में अगर क्या बात करें, प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, लवक अनुपस्थित। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर लवक जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि मेलेनिन एक ही ऐसा वर्णक है, पिगमेंट्स है जो स्किन कलर डिसाइड करता है। इसके बाद में अगर बात करें तो दो गेन चौथा पॉइंट अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो तंतु बनते हैं वो जीवद्रव्य में उपस्थित प्रोटीन के द्वारा बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं तंतु जीवद्रव्य में जो प्रोटीन होती है उससे बनते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो तंतु बनते हैं वो तारक केंद्र के द्वारा बनते हैं। ध्यान रखना, सेंट्रियोल तारक केंद्र के द्वारा स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर तंतु है स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, ध्यान रखना। तंतुओं का निर्माण प्लांट सेल के अंदर, तंतुओं का निर्माण जीवद्रव्य के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उसके द्वारा होता है, ये आपके लिए ध्यान रखना। दूसरी चीज इसमें अगर तंतु या स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो बनते हैं आपके तारक केंद्र या सेंट्रियोल के द्वारा बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। दो चीज आप विशेष ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, जो तारक काय अलग चीज होता है उसको सेंट्रोसोम बोलते हैं, और सेंट्रियोल अलग होता है, तारक केंद्र बोलते हैं उसको। तारक काय और तारक केंद्र दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज है। इसके बाद में अगर बात करें तो तारक केंद्र मेन इंपोर्टेंट जो होते हैं, क्योंकि मेन इंपोर्टेंट इसलिए होते हैं कि तारक केंद्र के द्वारा जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं वो क्रोमोसोम, यानी कि हम ये कह सकते हैं सेल डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। कोशिका विभाजन में तारक केंद्रों का सबसे ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं वो पोलर की तरफ आकर्षित, पोलर की तरफ खींचने का कार्य करता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सेंट्रियोल, और आपको पता है जो सेंट्रियोल होते हैं, और एक ऐसा केमिकल होता है जिसके द्वारा हम स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं, तंतु जो होते हैं, उन तंतुओं के निर्माण को रोक सकते हैं। और उस स्पिंडल फाइबर्स को रोकने के लिए हम कोल्चिसिन, जो कोल्चिकम ऑटमनियल प्लांट से तैयार धनकंद के क्रोम से प्राप्त किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कोल्चिसिन जो रसायन होता है वो पॉलीप्लोइडी में काम में लेते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जीनोम जो होते हैं, उसको अपन जैसे 2n है उसको 2x, 4x, 6x, 5x ऐसे मल्टीपल करने के लिए काम में लेते हैं। उसमें गुणसूत्रों की संख्या को डबल ट्रिपल करने के लिए हम काम में लेते हैं। वो होता है आपका कोल्चिसिन केमिकल। तो कोल्चिसिन जो होता है वो कोल्चिकम ऑटमनियल पादप के धनकंद से प्राप्त किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। तो
ये कोल्चिसिन रसायन जो होता है वो स्पंडल फाइबर्स के निर्माण को रोकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी जो डिविजन्स होते हैं, जो विभाजन होता है, वो विभाजन इसी के द्वारा होता है। तो कोशिका विभाजन में स्पंडल फाइबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पुनः बता दूं, स्पंडल फाइबर्स को कोल्चिसिन रसायन के द्वारा ही रोका जाता है। ये कोल्चिसिन रसायन जो होता है वो तंतु के निर्माण को अवरोधित करता है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अगर अपन आगे बात करें तो इसमें प्लांट सेल जो होती है, प्लांट सेल होती है, इस प्लांट सेल में जिसे हम बोलते हैं जीवद्रव्य तंतु यानी कि प्लाज्मोडेस्माटा, ध्यान रखो क्या, जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होते हैं यानी कि यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ अपन आगे चले, प्लांट सेल में अपन आगे चल रहे थे तो एक आगे देखो प्लाज्मोडेस्माटा जो है प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा को हम हिंदी में बोलते हैं जीवद्रव्य तंतु। दो चीज आप ध्यान, इंग्लिश वर्ड भी आप ध्यान रखोगे, प्लाज्मोडेस्माटा और जीवद्रव्य तंतु, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है उसको कई बार हिंदी में एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश होती है। तो हम हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं या इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, परंतु इंग्लिश मीडियम वाला का ये क्वेश्चन एग्जिट हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा उसको हिंदी मीडियम में भी उसका नाम याद होता है प्लाज्मोडेस्माटा, तो तुरंत बता देता है कि प्लांट सेल प्लाज्मोडेस्माटा, प्लांट प्लाज्मा, सीधी सी बात है, ऐसे उसको याद रखता है। परंतु हिंदी मीडियम वाला वो जीवद्रव्य तंतु के, उसको प्लाज्मोडेस्माटा तो नाम याद रहेगा पर वो जीवद्रव्य तंतु को भूल जाएगा कि जीवद्रव्य तंतु क्या होता है। तो ये चीज आपको थोड़ी विशेष ध्यान रखनी है आप लोगों को, जब भी आप इसको स्टडी करें तो आप इस चीज को विशेष ध्यान दोगे। क्या ध्यान दोगे, प्लाज्मोडेस्माटा और जीवद्रव्य तंतु दोनों एक ही चीज है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ये थोड़ा सा आप चेंजेस है यहाँ पर, तो यहाँ पर एब्सेंट होता है। बिल्कुल क्लियर है, आपको ध्यान रखना है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। ये क्या होता है प्लाज्मोडेस्माटा, मैं आपको बताऊं, प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है दो कोशिकाओं के मध्य में जो सेल वॉल होती है वहां पर ये प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं कोशिका भित्तियों पर, और ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं। जल और खनिज लवण जो होते हैं वो मिश्र रूप से एक सेल से दूसरी सेल में और दूसरी से फर्स्ट सेल में आते जाते रहते हैं, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे एक प्रकार के छिद्र होते हैं, तो इनके द्वारा दोनों कोशिकाओं का समन्वय बना रहता है, उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कोऑर्डिनेशन बना रहता है, इसमें अपन ये कह सकते हैं समन्वय कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो दो कोशिकाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन का जो काम करते हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा करते हैं। नेक्स्ट आगे अपन बात करें, जो एनिमल प्लांट सेल होती है उसमें जो स्टोरेज जो फूड होता है या संचित भोजन जो होता है, संचित भोजन, यह आपको ध्यान रखना है। संचित भोजन जो होते हैं वो स्टार्च के रूप में होता है प्लांट्स में। अगर बात की जाए प्लांट्स में पाथवे में संचित भोजन किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। तो स्टोरेज जो फूड होता है वो तो होता है, आपको ध्यान रखना है, स्टार्च के रूप में प्लांट्स में और ग्लाइकोजन के रूप में एनिमल्स में। नेक्स्ट अगर बात करें एक डिफरेंट और इसमें आगे अपन बात करते हैं, यहां पर फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण होता है, बिल्कुल प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस
ध्यान रखना है आपको, प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, एब्सेंट होता है एनिमल में, बिकॉज ऑफ रीजन द एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एब्सेंट, जहां हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो एब्सेंट कर देता हूं यहां, ये एब्सेंट है। तो फोटोसिंथेसिस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड फोटोसिंथेसिस एब्सेंट ऑफ एनिमल सेल्स, या आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें एक सिम्टम्स, एक करेक्टर और ले लेते हैं हम लोग। वो करेक्टर क्या हुआ है, अगर प्लेट कोशिका सेल डिवीजन हो रहा है प्लांट्स में, कोशिका विभाजन अगर सेल डिवीजन पौधों में हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, अगर सेल डिवीजन पौधों में हो रहा है तो वो होता है आपका कोशिका पट विधि द्वारा, प्लेट, पट बोल दो, प्लेट बोल दो इसको, पट विधि द्वारा, ठीक है। और इसमें होता है खांच विधि द्वारा, यह आपको ध्यान रखना है, यानी कि खांच विधि के द्वारा इसमें, यानी कि कोशिका विभाजन के समय इसमें प्लेट बनती है और इसमें खांच बनती है, उसी के द्वारा जो डिवाइडेड साइटोप्लाज्म होता है, तो वो आगे अपन देखेंगे। इस प्रकार आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंट कंप्लीट होता है, दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल्स जो है कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद में आगे चले हम लोग, आगे बात करें, आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, एक चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट बनाया। इस चार्ट में आप कुछ जो है मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने है। देखिए, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन बात करें प्लांट सेल में, सेल वॉल। सेल वॉल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज आर रीजन, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उसमें जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज से बनी होती है, चारों तरफ का जो है लेयर है, सपोर्टिंग लेयर है, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर डिसाइड करती है, ठीक है ना, ये चीज़ें जो होती है, इसलिए इस प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल का मेन इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब बात करें हम लोग प्रोटोप्लाज्म, जो कि जीव द्रव्य जिसे अपन बोलते हैं, जीव द्रव्य इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट सेल का, क्योंकि उसमें सेल ऑर्गन्स रहते हैं, उसमें फ्लूइड्स टाइप, उसमें विभिन्न प्रकार का जो द्रव रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से उस द्रव के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ठीक है, इसी प्रकार ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वगैरह रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार उसमें प्रोटीन वगैरह, तो ये सारी मिक्स रूप में रहती है। और दूसरी चीज़, इस प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही क्या है, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन रहता है, जो सेल्स होती है उसमें कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहता है। तो एक चीज़ तो हमारे को ये ध्यान रखनी है, तो कोऑर्डिनेशन या समन्वय का कार्य जो है प्लांट सेल्स में प्रोटोप्लाज्म करता है। तो ये हो गया आपका, इसलिए दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्लांट सेल में दो इम्पोर्टेंट पार्ट, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आप इन दोनों को विशेष रूप से, जब भी हम सेल ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे, तो सेल ऑर्गन्स में ये चीज़ आपके सामने क्लियर कर दी जाएगी कि ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है। वैसे बेसिक इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट अगर बात करें, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है। प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि एक पार्ट जो होता है वो होता है उसका न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट होता है उसका साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। न्यूक्लियस मैंने बताया था कि सेल्स के अंदर कंट्रोल करने का काम, कोशिका को कंट्रोल करने का काम जो है वो न्यूक्लियस का होता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो न्यूक्लियस है वो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, बिकॉज आर रीजन कंट्रोलिंग ऑफ द सेल एंड द फंक्शंस। तो आपको ध्यान रखना है,
कोशिकाओं के काम को, या अपन ये कह सकते हैं कोशिका के काम को नियंत्रित रखने का कार्य न्यूक्लियस करता है। दूसरा, न्यूक्लियस में जेनेटिक्स मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट वैसे रह गया, ठीक है। इसी प्रकार तीसरी बात, न्यूक्लियस जो होता है वो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के लिए भी मेन इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका में जो न्यूक्लियस है, वो जो केंद्रक है वो इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लियस जो होता है या कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए, यानी कि न्यूक्लियस के संगठन की बात की जाए, तो बच्चों संगठन से मतलब है कि केंद्रक किससे मिलकर बना हुआ है। तो बात करें पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, द कवरिंग लेयर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस को कवर करने का काम, यानी कि कवरिंग लेयर है ये। दूसरी न्यूक्लियोप्लाज्म, जो केंद्र के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, केंद्र द्रव्य कहते हैं। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद में आता है क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क को अपन बोलते हैं क्रोमेटिन जाल, नेटवर्क से मतलब होता है जाल से। तो क्रोमेटिन नेटवर्क, गुणसूत्र का जाल या हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन वगैरह आपने जो पढ़ा है, वो सारी चीजें नेटवर्किंग या क्रोमेटिन नेटवर्क में आती है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियोलस जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में ये सबसे न्यूक्लियस के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, और एक हो गया कोशिकीय अंतर्वस्तुएं। अंतर्वस्तुएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, लिविंग और नॉन लिविंग टाइप्स की, यानी कि एक तो सजीव एक निर्जीव। अब यहाँ पर सजीव में आ जाते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कार्ड, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, और लास्ट में यहाँ नीचे की तरफ भी दिया हुआ है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कलर होता है, जैसे पीला, गुलाबी, नारंगी, हरा, ये सब किसके द्वारा होता है, प्लास्टिड के द्वारा। तो यहाँ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। इसमें आगे चले वैक्यूल्स, का अदर माइक्रोबॉडीज, ये तो आते हैं सारे लिविंग में, और नॉन लिविंग में आते हैं आपके संचित भोजन, स्क्लेरोडी जो सबस्ट्रेट्स हैं, वेस्टेज जो सबस्ट्रेट है, ये सारी चीजें आपके कोशिकीय अंतर्वस्तु में आती है। तो आज की क्लास आपकी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है सेल डिवीजन के बारे में, सेल ऑर्गन्स, सेल डिवीजन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।